नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट क्या होगा? फिलहाल जो अगला चुनाव है वो बड़े राज्यों में बिहार में है, लेकिन मुझे लगता है कि जो टारगेट होगा बीजेपी का वो होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो कि पिछले 2 विधानसभा चुनावों से बीजेपी बहुत मजबूत प्रयास कर रही है कि वहां का चुनाव किसी तरह से जीता जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लोकसभा चुनावों में, खासतौर से जो 2019 के लोकसभा चुनाव थे, उसमें बीजेपी ने बहुत अच्छी सफलता पाई थी और उसके बाद जब 21 का विधानसभा चुनाव हुआ, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी बीजेपी को कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता पाने में कामयाब रहेगी। और बीजेपी को अकेले नहीं, सच पूछिए तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि पश्चिम बंगाल में 2021 में बीजेपी अगर सत्ता नहीं भी पा पाई तो बहुमत के काफी आसपास तक पहुंच जाएगी, यानी कि एक बेहद मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आएगी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो वो चुनाव परिणाम बिल्कुल संभावना के और बीजेपी की उम्मीद के विपरीत थे। ममता बनर्जी बहुत बड़े बहुमत से, जहां तक मुझे लगता है 70% से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती थी, तो ममता बनर्जी बहुत बड़े बहुमत से, और शायद उनकी पार्टी अब तक सबसे बड़े बहुमत से चुनाव जीतकर पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई। वो बात अलग है कि ममता बनर्जी जो अ, अपनी सीट थी वहां से चुनाव हार गई, लेकिन फिर भी जो पूरे पश्चिम बंगाल का रिजल्ट था वो ममता बनर्जी के पक्ष में गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पहला बड़ा बड़ा जो कारण था वो था 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता थे और जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके साथ चुनाव के बाद सत्ताधारी दल यानी कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जो बर्बरता की, जिस तरह से उनके साथ हिंसा हुई, आपराधिक घटनाएं हुई उनके साथ, यहां तक कि महिलाओं के साथ बलात्कार तक हुए, उसमें केंद्र सरकार का कोई भी एक्शन न लेना, वो शायद कहीं ना कहीं निराश कर गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी, बीजेपी के समर्थकों को भी, और खास तौर से उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में वोट दिए थे। पश्चिम बंगाल में चुनावों में भय का माहौल ये कोई नई चीज नहीं है, ये कांग्रेस के जमाने से है। अब आप सोचिए कि कांग्रेस का जमाना कब रहा होगा। ममता बनर्जी अपना तीसरा टर्म पूरा करने वाली है, यानी कि उनका 15 साल का शासन होने को जा रहा है। उससे पहले लगभग 35 साल के आसपास लेफ्ट पार्टीज ने वहां पर शासन किया, तो दोनों मिला दें तो हो जाते हैं 50 साल। यानी कि आज से 50 साल पहले वहां पर कांग्रेस का शासन होता था और उस समय से वहां पर हिंसा की ये प्रवृत्ति चालू हो गई थी। तो पश्चिम बंगाल में जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए चुनावी हिंसा, चुनाव बाद की हिंसा, ये कोई नई चीज नहीं। ये उनके लिए एक रूटीन प्रक्रिया है चुनाव की। सही पूछिए तो चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गया है वो पश्चिम बंगाल में। यद्यपि बहुत खराब है, ऐसा होना नहीं चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए पूरे देश में, लेकिन पश्चिम बंगाल में होता है। वहां का, तब जिसे आप डिक्टेटरशिप कहते हैं, तो वो डिक्टेटरशिप लोकतंत्र के रहते हुए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लागू है, उस तरह से पूरे भारत देश में कहीं भी नहीं है। अब आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जब तक पश्चिम बंगाल की जनता इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाती है
कि जिस पार्टी को वो वोट देने जा रहे हैं, खासतौर से मैं उस वोटर की बात कर रहा हूं जो फ्लोटिंग वोटर होता है, कि जिस पार्टी को वो वोट देने जा रहे हैं वो पार्टी सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। अगर उनको लगता है कि वो पार्टी सत्ता में नहीं आएगी तो फिर वो उसको वोट नहीं करते। पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़े क्षेत्र में बड़े मतदाता समूह को ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और उसको अगर हम वोट देते हैं तो वोट पाने के बाद वो कम से कम हमारी सुरक्षा कर सकेगी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई। जिन मतदाताओं ने लेफ्ट पार्टी से अलग होकर के या कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के, यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर के वोट दिया, अलग होकर के का मतलब ये कि पहले वो उनको वोट देते रहे थे, वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, उनकी सुरक्षा करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असफल हुई। सिवा बयानबाजी के, सिवा एक उस माहौल का फायदा उठाने के, मतलब जिसे वो कहते हैं कि, मैं एग्जैक्ट शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं, कि आज हमारे साथ कुछ हुआ उसका इतना प्रचार प्रसार करो कि उस प्रचार प्रसार में लोग हमारे पक्ष में आ जाएं। मतलब एक कहना चाहिए जो सहानुभूति जनरेट करने की कोशिश। तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल पश्चिम बंगाल में उस पूरी घटना से सहानुभूति जनरेट करने की कोशिश की और वो शायद ये सोच रहे थे कि जैसे बाकी राज्यों में ऐसा हो जाता है वैसा वहां भी हो जाएगा, तो वहां उनके प्रति कोई बड़ी सहानुभूति तो नहीं उत्पन्न हुई, बल्कि ये हुआ कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट किया था वो भी बीजेपी से वापस खिसक कर विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के पक्ष में चले गए। क्योंकि जो हवा हवाई बातें होती हैं, मीडिया में होती हैं, सोशल मीडिया पर होती हैं, उनमें से ज्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जो वहां जाते ही नहीं। भाई जैसे अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको अगर आप छोड़ दें तो सोशल मीडिया में मेरे ख्याल से पूरे भारत के लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे थे, जिनमें से चुनाव के दौरान शायद 2% भी नहीं गए होंगे दिल्ली। वो पक्ष के हो विपक्ष के हो कोई भी हो, लेकिन वो अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ कि ज्यादातर लोगों की जो राय थी वो गलत सिद्ध हुई। वो बात अलग है कि जब बीजेपी चुनाव जीत गई तो बहुत सारे लोग अपना अपना झंडा लेकर के आ गए, देखो हमने कहा था ऐसा हो जाएगा। वो एक्चुअली होता क्या है कि लोग मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जनता हमारी बातों को सुनकर के हो सकता है कि अगर 10 वोट भी बीजेपी के पक्ष में आ जाए तो भला हो जाएगा, या 10 वोट भी हमारी बातें सुनकर के बीजेपी से कट जाए तो जो जिसका समर्थक होता है उसका भला हो जाएगा, ये सोच के किया जाता है। अगर आप दिल्ली की ही बात ले लें तो मुझे लगता है कि जिस दिन वोट पड़े उस दिन तक लोग कंफ्यूज थे, और जिस तरह का वोट शेयर है उसमें कंफ्यूज होना ही था। तो जो सोशल मीडिया पर होता है, जो मीडिया में होता है, उससे धरातल पर चीजें काफी अलग होती है, और जो चीज धरातल पर हो रही होती है वो लोकल की जनता को पता होती है। तो पश्चिम बंगाल की जनता को इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर, खासतौर से उस जनता को जिसने पिछली बार लोकसभा में बीजेपी को वोट दिया था, कि अगर हमने फिर से बीजेपी को वोट दे भी दिया तो भी ये सत्ता के नजदीक तो पहुंच सकते हैं और सत्ता में नहीं आ सकते, और अगर ये सत्ता में नहीं आते हैं तो उस स्थिति में जैसे लोकसभा चुनाव के बाद ही हमारी रक्षा करने में अक्षम साबित हुए थे, वैसे ही ये दोबारा से हमारी रक्षा करने में अक्षम होंगे, और हम उस तरह का रिस्क नहीं उठा सकते। तो जिन लोगों को ममता बनर्जी से या तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों से, नेताओं से इस बात को लेकर के चिढ़ भी थी, उनकी नीतियों को लेकर के होगी, उनकी जो नियत है सच पूछिए तो उसको लेकर के हो सकती है, तो उसके बावजूद वो ये रिस्क लेने की स्थिति में नहीं थे। देखिए वोट देने के बाद आप खुद से सोचिए कि आप किसी पार्टी को वोट देकर के आए और उसके बाद विपक्षी पार्टी आपके साथ मारपीट करे, आपका घर जला दे, आपके खेतों में आग लगा दे, आपके घर की महिलाओं को, लड़कियों को परेशान करे, तो उस स्थिति में आप ये रिस्क नहीं ले सकते। और अगर विपक्षी पार्टी ऐसा करे तो जिस पार्टी को आपने वोट दिया है या तो वो बिल्कुल सामने से आपके साथ लड़ने के लिए खड़ा हो जाए, या अगर उसके पास कोई पावर है तो उस पावर का प्रयोग करते हुए उसको रोकने में सक्षम हो। तो एक तो बीजेपी के लोग सामने से लड़ने को नहीं आए कि हाँ उनको बचाने के लिए सामने आ जाए, वो नहीं हुआ,
और दूसरी चीज ये कि केंद्र में सत्ता में होते हुए राज्य में इतनी बड़ी हिंसा होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। वो चाहते तो उनके पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप विधानसभा भंग ही कर दें। आप विधानसभा को सस्पेंड करके सरकार को बर्खास्त कर सकते थे कुछ दिन के लिए, या जब तक नई सरकार नहीं बनी थी, क्योंकि ये तो प्रक्रिया चुनाव के तुरंत बाद चालू हो गई थी। जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई और काउंटिंग में उन्होंने लीड ली, उसके तुरंत बाद चालू हो गई थी। कई जगहों पर तो वोट पड़ने के तुरंत बाद चालू हो गई थी। तो ये भी किया जा सकता था कि पश्चिम बंगाल में उस समय पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता था और कुछ समय के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार रहे, राष्ट्रपति शासन ही बनाए रखा जा सकता था। वो समयावधि 1 महीने की, 2 महीने की, 5 महीने की, 6 महीने की कुछ भी हो सकती थी। और उसके बाद चूंकि चुनाव हो चुके थे, आपको विधानसभा को बर्खास्त नहीं करना था, सस्पेंडेड मोड में रखना था और उसके बाद आप सरकार के गठन का मौका देते थे। 3, 4, 5 महीने का समय कट जाता, थोड़ा सा जो कूलिंग पीरियड है वो मिल जाता, लोगों के अंदर से एक दूसरे के प्रति वैमनस्य कुछ कम हो जाता, तो शायद वो चीज नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अति नैतिकता के चलते ऐसा नहीं किया। देखिए, अति हर चीज की खराब होती है, चाहे वो नैतिकता ही क्यों ना हो। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगभग सत्ता के नजदीक पहुंच करके फिर से उससे बहुत दूर हो गई। अब स्थिति थोड़ी सी बदली है। अब स्थिति कैसे बदली है? लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटक गई, उसके बाद जो आम जनता है, जो खास तौर से मोदी से सिंपैथी रखती है, देखिए बीजेपी से सिंपैथी लोग नहीं रखते हैं, ये कोई माने या ना माने लेकिन ये सत्य है। लोगों की सिंपैथी या तो मोदी से है, राज्यों की अगर बात करें तो योगी से है, हेमंत बिस्व शर्मा से है, देवेंद्र फडणवीस से है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं से हो सकती है, और अगर नेशनल लेवल पे देखें तो मोदी से हो सकती है। तो लोगों को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गया, और ये गड़बड़ हुआ मुख्य रूप से जो 240 सीटों की बात की भारतीय जनता पार्टी ने, माफ कीजिएगा 400 सीटों की का जो नारा दिया कि अब की बार 400 पार, और उसके बाद जिस तरह से ओपिनियन पोल्स ने उसी तरह का माहौल बना दिया, और काफी हद तक माहौल था भी, दोनों ही बातें थी, तो उसी तरह का माहौल बना दिया कि हाँ बहुत नजदीक है। कोई लास्ट जो ओपिनियन पोल आए थे तो उनमें कोई बता रहा था कि 400 पार कर गया, कोई बता रहा था 399 पहुंच गया, कोई 375, कोई 370। कोई भी इक्का दुक्का को छोड़ दें तो कोई भी ओपिनियन पोल ये नहीं कह रहा था कि एनडीए 360-65 से नीचे आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी 325-30 सीटों से नीचे आ रही है। जो इक्का दुक्का थे वो घोषित रूप से बीजेपी विरोधी लोग थे। इसके बाद जनता के अंदर दो चीजें आई। एक तो ये कि वो आश्वस्त हो गए कि बहुत अच्छा माहौल है, तो कुछ लोग तो वोट करने नहीं गए। दूसरा ये हुआ कि लोगों को ये लगा, कम से कम अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में लोगों को लगा कि हमारा, ज्यादातर जगह यही स्थिति रही होगी, लेकिन यूपी में लोगों को लगा कि हमारा जो सांसद है वो नालायक है, वो निकम्मा है, इसको हटाना है। ये पिछले 10 साल से मोदी के नाम पे खा रहा है, इसे न किसी से मिलने की फुर्सत है, न ये क्षेत्र में काम करने आता है। और चूंकि भारत की जनता में कहने को लोकतंत्र बहुत मजबूत है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में किसकी क्या ड्यूटीज हैं इसके ज्ञान का बड़ा अभाव है। मुझे नहीं लगता कि लोकसभा सदस्य से आप मिलके क्या हासिल कर लेंगे, उसके हाथ में ऐसी कोई चीजें होती नहीं है। विधायक तक तो बात समझ में आती है, हाँ उसको कुछ फंड मिलते हैं तो उस फंड से वो थोड़े बहुत काम करा सकता है। वो 5 करोड़ का फंड होता है, लोकसभा बहुत बड़ी होती है, अगर वो सालाना 5 करोड़ का फंड खर्च करता भी है, यानी कि 25 करोड़ के काम 5 साल में कराता भी है, तो पूरी लोकसभा में वो 25 करोड़ के काम दिखाई नहीं देंगे। केवल एक स्थिति में दिखाई पड़ सकता है, यदि वो उस पूरे के पूरे 25 करोड़ को किसी एक काम में पूरी लोकसभा में किसी एक जगह पर लगा दे, तो ऐसा होता नहीं है। सांसदों को भी ये रहता है कि यहाँ पे 100 मीटर की गली बनवा दो, वहां पे 200 मीटर की गली बनवा दो, जहां पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहां कहीं हैंडपंप लगवा दो, इस टाइप की चीजें वो करते हैं। और दूसरा क्या है कि उसमें कमीशन खोरी का भी मसला रहता है, छोटे छोटे काम करवाते हैं, छोटे छोटे कमीशन जो है वो अपना अंदर करते रहते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चल पाता, उसकी कोई बड़ी जांच भी नहीं हो पाती, क्योंकि फंड छोटे छोटे खर्च किए जाते हैं तो उनकी बड़ी जांच भी नहीं हो पाती। तो ये सब चीजें चलती हैं, ये पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है। तो सांसद उस तरह से काम कर, मतलब उनका उनके पास यही एक काम होता है, इसके अलावा उनके पास कोई बड़ी चीज होती नहीं है। बाकी उनका जो मुख्य काम है वो है पार्लियामेंट में क्षेत्र की समस्याओं को उठाना, उनका केंद्रीय स्तर पर जो निराकरण हो सकता है वो कराना, और अगर राज्य स्तर पर हो सकता है तो उसकी सिफारिश केंद्र से करना, ये होता है कानून बनाना।
कानूनों में संशोधन, ये सारी चीजें उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पार्षद हो या सांसद हो। वो सबसे वही उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ नाली की समस्या है तो सांसद देख ले, और अगर हमारे यहाँ ट्रेन नहीं रुक रही तो पार्षद देख ले। मतलब उनको अंतर, जहां तक मैं समझता हूँ, ज्यादातर लोग इस चीज का अंतर को नहीं समझ पाते हैं। खैर, तो लोगों के अंदर ये रहता है कि सांसद हमारे क्षेत्र में आता नहीं है, हमसे मिलता नहीं है, हमारी समस्याएं नहीं सुनता है, तो उन्होंने कहा सांसदों को हटाओ, हमारा वाला जो है ये निकम्मा है, नालायक है, इसको किनारे करो, ये घूसखोर है, ये अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है। हर जगह अलग अलग तरीके की चीजें, तो लोगों ने हरवा दी है। अब जबकि लोगों ने अपनी अपनी सीटों सांसदों को हरवा दिया, तो भाई सीटें तो वही हैं। हम अपने क्षेत्र में सोच रहे हैं कि हमारा एक हार जाएगा तो भी 399 आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इतने हार गए कि वो घटते घटते 293 रह गए, यानी कि 100 सीटों का एनडीए को उसके लक्ष्य के तुलना में नुकसान हो गया, और बीजेपी को लगभग 63 सीट का नुकसान हो गया। सीधा सीधा 303 से 240 पे आ गई। उसके बाद जनता के अंदर एक सिंपैथी जागी, उसे लगा कि नहीं यार, गलत हो गया, हम धोखे में रहे। और उस धोखे का परिणाम ये हुआ कि विपक्षी पार्टियां थोड़ी ज्यादा मजबूत हो गई, मोदी कमजोर हो गए। और उसके बाद के आप चुनाव नतीजे देखिए। लोकसभा चुनाव के 4 महीने के बाद चुनाव होता है हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का। हरियाणा, जहां पर बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी चुनाव से पहले कि वो जीत पाएगी, उसने हरियाणा में बड़े परिवर्तन किए। सीएम बदला, मिनिस्टर्स बदले, नीतियां बदली, नए कार्यक्रम लेकर के आए सरकार के स्तर पर, प्रचार का तरीका बदला, सब कुछ किया, तब जाकर के वो सत्ता में आ पाए। वोट शेयर के मामले में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं हुआ। तो मेहनत भी की, लेकिन जो वोट उनका था उसको वो वापस अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे। आप अगर उदाहरण देखना चाहें जम्मू कश्मीर का, भले ही जम्मू कश्मीर में सरकार उमर अब्दुल्ला ने बनाई हो, क्योंकि घाटी में सीटें ज्यादा हैं, कश्मीर घाटी में, और वहां पर बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है। बीजेपी वहां पर एक भी सीट जीती भी नहीं। बहुत सारी सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट भी नहीं उतारे थे, उसको पता था कि हमारा यहाँ कुछ होना नहीं है, तो बहुत सारी सीटों पर कैंडिडेट उतारे भी नहीं थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि कश्मीर में तो उसको कोई सीट मिली नहीं। लेकिन जम्मू जम्मू क्षेत्र, जहां पर कांग्रेस का भी प्रभाव था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी प्रभाव था और बीजेपी का भी प्रभाव था, वहां पर अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो वहां बीजेपी ने लगभग लगभग क्लीन स्वीप कर दिया। वहां शायद 32 या 33 सीटें थी, और उनमें से 29 सीटें बीजेपी ने अकेले जीत ली। इसके बाद का आप चुनाव देखिए। इसके बाद चुनाव हुआ महाराष्ट्र और झारखंड में। झारखंड, मुझे लगता है कि वहां थोड़ा सा अतिरेक हो गया दो चीजों का। एक तो झारखंड के जो वास्तविक मुद्दे थे वो भाजपा शायद नहीं समझ पाई, और वो सांप्रदायिक मुद्दे पर वहां चुनाव लड़ गई, तो उसका उसको कोई विशेष लाभ हुआ नहीं। और दूसरा ये कि जिस तरह से हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगे, और आरोप लगने के बाद जिस तरह से हेमंत सोरेन का को गिरफ्तारी से पहले पता चला वो गायब हो गए, और उनको एक तरीके से भगोड़ा घोषित कर दिया गया, मतलब ऑफिशियली नहीं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से उनको कहा, आरोप लगाया, और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करने के बाद जो है, जिस समय लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय उन्हें चुनाव प्रचार की भी अनुमति नहीं मिली, जबकि सेम मैटर में अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार की अनुमति मिल गई थी। तो ये सारी चीजें जो हुई, तो उससे जो झारखंड का आदिवासी वर्ग है उसके अंदर एक सिंपैथी बनी हेमंत सोरेन के प्रति, वो शायद बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो गई। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र को देखें, केवल 6 महीने का अंतर था महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो जुड़ाव था वो इतना ज्यादा था कि मुझे लगता है कि अगर बीजेपी ने पूरे राज्य में अकेले चुनाव लड़ लिया होता तो भी वो इतने प्रचंड तो नहीं, लेकिन एक बड़े बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो गई होती। और जब वो 3 पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ी तो आप देखिए लगभग 80% सीटें जीतने में वो कामयाब रहे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब दिल्ली को आप देख लीजिए। दिल्ली में जिस तरह की मानसिकता है दिल्ली के लोगों की, मुझे लगता है कि उस तरह की मानसिकता तो शायद जो बहुत पिछड़े क्षेत्र हैं वहां भी नहीं है। मैं कई बार कहता हूं कि दिल्ली का जो मतदाता है वो लालची, हरामखोर और भ्रष्ट है। अन्यथा आप इस तरह की चीजों पर वोट देने नहीं जाते। खैर, उसको छोड़िए, सारी चीजें उनके साथ थी। कांग्रेस
जैसे पिछले 2 चुनावों में थी, वैसे इस चुनाव में थी, न डरने में न छरने में। तो सीधा-सीधा मुकाबला अरविंद केजरीवाल की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में था। शुरुआत में कतई ऐसा नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीत सकती है, लेकिन बाद में ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव बहुत अच्छे से मैनेज किया और वोट शेयर में बीजेपी ने जो कुल वोट शेयर में बढ़त पाई, वो लगभग 9.5% की थी। 38 से बढ़कर के वो 47.5 हो गए। और अगर व्यक्तिगत देखें कि बीजेपी ने अपने वोट, जो पिछली बार उसको वोट मिला था, उसमें कितना जंप हुआ, तो उसमें उसको 25% का जंप मिला। जो उसे लोकसभा चुनावों में वोट मिलता है, उसमें वो अपना ज्यादातर वोट अपने साथ रोकने में कामयाब हो गई। अब ये जो माहौल बना है, ये माहौल बिहार में ले जाने की आवश्यकता उतनी है नहीं। बिहार में ऑलरेडी वो सत्ता में है और बिहार का माहौल भी लगभग ठीक ही है। अगर नीतीश कुमार कुछ ज्यादा 19-20 नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से एनडीए वहां सरकार में आने वाली है। सीएम कौन बनेगा उस चीज को लेकर के तमाम चर्चाएं चालू हैं, उनका कोई फिलहाल मतलब नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल, मुझे लगता है कि 8 तारीख के चुनाव नतीजों के बाद 9 तारीख से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मशीनरी को पश्चिम बंगाल में एक्टिव कर दिया होगा कि 1 साल का भी समय है और 1 साल के अंदर वहां अंदर खाने इस तरह का माहौल बना देना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में हर हाल में भाजपा को सत्ता में आना है। अब ये तभी हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को ये विश्वास दिला दे कि वो ही सत्ता में आने वाली है। अगर पश्चिम बंगाल में लोगों को जरा सा भी ये भ्रम रहा कि सत्ता में बीजेपी आएगी या टीएमसी आएगी, तो फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। पश्चिम बंगाल में केवल और केवल एक ही स्थिति में बीजेपी चुनाव जीत सकती है, जबकि वो इस बात का पूर्ण विश्वास दिला दे वहां की जनता को कि वो सत्ता में आने वाली है। और इसके लिए उसके पास 1 साल है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है। बिहार तो उनका है। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।